थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू सो मच आपका और आपकी डेमोक्रेसी न्यूज़ का कि आज आपने फिर एक बार एक बहुत ही आप कहिए कि ज्वलंत मुद्दा मुद्दा कि जो कि हॉट टॉपिक है, आपने उसको चूज किया है डिस्कस करने का, ओआरओपी का। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ओआरओपी मिल गई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार के हिसाब से मिल गई, सरकार के हिसाब से उन्होंने ओआरओपी दे दी। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे बात करें, क्या वन रैंक वन पेंशन जो कि हमारा मुद्दा था, जो कि कुशारी कमेटी ने अप्रूव किया था, वो लागू हुआ? तो मैं आपसे कहूँगा नहीं। उसमें बहुत सारी उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसमें बहुत सारे फ्लास हैं, ठीक है। और जो कि सरकार को देखने चाहिए और सरकार को उनको अपना रेक्टिफाई करना चाहिए। देखिए, आपने स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई आपने तो वो बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया। जनरल सतबीर अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अगर वो ये क्लेम करते हैं कि ओआरओपी उनके कारण जवानों को मिला, अच्छी बात है, उनको क्लेम करने दीजिए। लेकिन मैं फिर एक बात और छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि जो ओआरओपी के अंदर कमियां हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनरल सतबीर के ऊपर जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको शायद नहीं पता होगा, मेरे पास प्रूफ अगर आप कहें तो मैं आपको आरटीआई के अंदर जो मैंने प्रूफ एमओडी की फाइलों में दर्ज है लिए हैं, मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपनी डेमोक्रेसी न्यूज़ में उसको दिखा दीजिएगा अगर। अच्छा, अब चलो आपने कह दिया ना, मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको मैं सप्लाई करूंगा एमओडी की फाइलों में क्या दर्ज है, क्योंकि मैंने आरटीआई में वो सारी चीज़ें हासिल करी हैं। और अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ क्या लिखा है। पैरा 4 में लिखा है एमओडी की फाइल में, ये बात मैं कर रहा हूँ कौन सी तारीख की, 5 मई 2015। 5 मई 2015 उस दिन उसके पैराग्राफ 4 में को क्या लिखते हैं एमओडी में? ए सीरीज ऑफ मीटिंग वर हेल्ड इन द मिनिस्ट्री फॉर द पर्पस आफ्टर डिस्कशन द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी हैज बीन कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी फॉर आर्म्ड फोर्सेस। और उसके सब पैरा 2 में क्या लिखते हैं? पैरा 4 सब पैरा 2, इसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरी मिनट्स की। मैं अच्छी जो बात कह रहा हूँ उसके पीछे बेस है। वो क्या कहते हैं पैरा 2 में, सब पैरा 2 में,
taking maximum pension drawn in the year 2013 for each rank and group in case of PBOR within bracket personal below officer rank on the weighted qualifying service all representative pension of all officers and PBORs of that rank and group। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये सरकार कंसिडर क्या कर रही थी? सरकार ये कंसिडर कर रही थी कि जो जेसीएस ओआर की जो पेंशन होगी ओआरओपी में 2013 में जो लोग रिटायर आए हैं उस रैंक के और उस ग्रुप के जो लोग हैं उसकी मैक्सिमम पे जो पेंशन होगी वो अपने बाद में जो पुराने लोग हैं उनको दी जाएगी और उसी की तर्ज पे हम अफसर्स को भी देंगे। वीर बहादुर सिंह जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनको एमओडी में भी बुलाया गया था, राइट। और वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई थी और डिस्कशंस में जो बातें आई थी सरकार ये चाहती थी 2015 में कि जेसीओस एंड ओआर को, क्योंकि इन लोगों की पेंशन्स बहुत कम थी, इनको इमीडिएटली जो है ओआरओपी दे दी जाए और जो ऑफिसर्स ग्रुप है उनको भी सिमिलर दे वर रेडी टू गिव। जैसे जेसीएस ओआर को अपना हाईएस्ट पे देना चाहते थे वैसे ही ऑफिसर्स को भी देंगे, लेकिन सरकार की मंशा थी कि उसको कुछ समय के बाद देंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ मई की और जून की। 5 जून को मेरा ख्याल दर्ज है लेटर में, मैं डेट आगे पीछे हो सकती है 5 जून या 15 जून, वो आप उस पर नहीं जाइएगा, मैं आपको पेपर सप्लाई कर दूंगा, आपको डेट पर लग जाएगी। उस दिन भी यही बात थी कि मैक्सिमम स्केल पे पेंशन देंगे, लेकिन पहले जेसीओआर को देंगे। जब इनको पता लगा, जिनका आपने नाम लिया, उनको पता लगा, उन्होंने इमीडिएटली क्या करा कि 15 जुलाई या पता नहीं 13 जुलाई 2015 को उन्होंने वहां पर जंतर मंतर पे धरना देना शुरू कर दिया। सरकार के ऊपर प्रेशर माउंट किया और जब सरकार के ऊपर प्रेशर माउंट किया, इनकी आपस में मीटिंग्स हुई। इन्होंने कहा नहीं, हमें तो अभी चाहिए, आप बाद में नहीं, जेसीओआर के साथ ही अफसर्स को भी दो। जब ये सारी मुद्दे आई, क्योंकि सरकार के पास हो सकता है, मेरे को नहीं पता, उस समय पैसा कम रहा होगा, तो फिर आप भी जानते हैं क्या होता है कि जब एक सेट ऑफ अमाउंट है कि भी मेरे पास इतना बजट है, उसमें मैं इतने लोगों को आज देना चाहता हूँ, कुछ को मैं अगले साल दूंगा कि भी अगले साल बजट में हो जाएगा। लेकिन अगर वो अड़ जाए, और जेसीओआर ने गलती क्या करी कि जनरल सतवीर के पीछे लग करके वहां धरने पे चले गए, उसके कारण सरकार प्रेशर में आ गई। तो सरकार ने क्या करा, एक नया फार्मूला 5 सितंबर 2015, अब आप डेट्स को देखिए, 5 मई, 15 जून, 15 जुलाई और 5 सितंबर। सो 15 जून से 5 सितंबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने ओआरओपी का पूरा रूपरेखा ही बदल दिया। रूपरेखा कैसे बदल दी कि जो मैक्सिमम पे सरकार देने को तैयार थी, उन्होंने एक नया फार्मूला डिजाइन कर दिया, मिनिमम और मैक्सिमम की एवरेज। जेसीओआर को भी उस पे कर दिया, जेसीओआर को भी उस पे कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ, आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड है, आप जाकर के देख लीजिएगा 15 जून से लेके 5 सितंबर के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण ये हुआ। तो जो जेसीओआर को मैक्सिमम पे मिलनी थी, वो जब मिनिमम और मैक्सिमम की एवरेज पे मिली है, जो ये बहुत बड़ा बैकस्टैबिंग हुई है जेसीओआर में, वो किसने करी वो आप समझ जाएंगे।
देखिए, हमारी दुर्दशा तो यही है ना कि जो हमारे सरपरस्त हैं जो कि दिखाते हैं कि हम जेसीओ के सरपरस्त हैं, पीठ में छुरा भी वही घुसते हैं। अब जनरल सतवीर आपने कहा कि गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है। मैं उन अरे मैंने मैंने कब मैंने कब मना किया कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं? सुन लीजिए। अब मेरी भी तो बात सुन लीजिए। मैं भी मना नहीं कर रहा कि वो नहीं गए, वो गए हैं। आपने उनकी रिट पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, मेरे पास कापी है, मैंने पढ़ी है। उस रिट के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हम जेसीओ द्वारा उस रिट का भी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी सबसे बड़ी सुप्रीम अपेक्स कोर्ट के अंदर जाके लगा दी हुई है। और अगर कुछ हो गया उस रिट में और वो वहाँ से टर्न डाउन होगी, तो किसको जवाब देना है? एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपके माध्यम से जनरल सतवीर से एक बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और बाकी के जो उनके मेंबर हैं, कि आप लोग एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नाम है या निदेश गुप्ता, सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता। उन्होंने ओआरओपी का केस लड़ा था मेजर जनरल एसपीएस वैस का, जो कि एएफटी चंडीगढ़ में था और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जीते थे, और उन्होंने वो उनको ओआरओपी दिलवाई। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उस एडवोकेट की सर्विसेज भी ले लें। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक ओआरओपी का केस जीत चुका है, और उसकी सर्विसेज ले करके और इस केस की फाइनल वो कर ले, तो जो कमियां पेशी हैं वो ठीक हो जाएंगी। इवन फाइनल हेयरिंग के अंदर जिस दिन बहस होनी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से सारी पार्टी से, जनरल सतवीर एंड हिज पार्टी, कि वो सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता की सर्विसेज जरूर लें। आपको ना एक्चुअली क्या है, आप क्या बहुत सारे सिविलियंस को समझ में नहीं है कि ओआरओपी चीज क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपको पहले यह समझना चाहिए कि वन रैंक वन पेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। आपको मालूम है? चलो मैं आपको बताता हूँ, कोई बात, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जाएंगे थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, ठीक है, तो जो फिफ्थ पे कमीशन जो कि लागू था 2005 तक, 31 दिसंबर 2005 तक, उस समय तक क्या होता था कि जो जेसीओज एंड ओआर है, इनकी पेंशन अलग तरीके से होती थी। सिविलियन की और डिफेंस के ऑफिसर्स की पेंशन का कैलकुलेशन का तरीका एक अलग था, उन दोनों का सेम था, जेसीओज ओआर का अलग था। जेसीओज ओआर के केस में क्या होता था, जो हाईएस्ट पे है, मान लो कोई भी बंदा, चाहे सिपाही है, चाहे हवलदार है, या नायब सूबेदार है, या सूबेदार मेजर है, कोई भी, ठीक है, तो उसका जो स्केल है, स्केल होता था कि कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 4000 से लेके 6000 का स्केल है, तो 4000 से जो 6000 का स्केल है, अब मान लो हवलदार का ये स्केल है, हवलदार का स्केल जैसे सार्जेंट का स्केल था 4320 से 5595, तो अब अगर चाहे वो 1 साल रहा है हवलदार या सार्जेंट, तो उसकी तनख्वाह लास्ट बेसिक पे नहीं होती थी, उसकी मैक्सिमम मतलब 5595 के हिसाब से उसकी पेंशन फिक्स होती थी। अब सिक्स पे कमीशन में क्या कर दिया, इसको लास्ट बेसिक पे ड्रॉन कर दिया। अब अफसर्स और सिविलियन, ये इनकी कॉन्स्पिरेसीज रही जेसीओ के साथ। मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड पे कमीशन, थर्ड,
ओके, आप अगर इसे हेल्दी डिस्कशन ना कहें, मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी इस इंटरव्यू में डाल दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि 5th पे कमीशन में मैं जहाँ तक मेरे को याद है, पैरा नंबर 133/29 29 या 31, 29 या 31, 133.29 या .31, उसके अंदर 5th पे कमीशन में जितने भी सिविलियंस थे, उन्होंने पे कमीशन के आगे डिमांड रखा था, मैं डॉक्यूमेंट दूंगा आपको, मैं पैरा बोल रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दूंगा कि उसके अंदर डिमांड रखा था कि जो सिविलियंस की पेंशन है वो भी जिस तरह से JCOR की पेंशन मैक्सिमम पे स्केल से होती है वैसे करूँ। पे कमीशन ने मानने से मना कर दिया। 4th पे कमीशन में भी इन्होंने रखा था। 4th एंड 5th दोनों में जब पे कमीशन ने नहीं माना तो क्या हुआ, क्योंकि हम JCOR तो पे कमीशन के मेंबर रहते नहीं है, ये मैंने आपसे पिछली बार भी बताया था। तो इन्होंने क्या करा कि 6th पे कमीशन पे वो कहते हैं एक लेग पुलिंग फार्मूला, सो जो ऊपर था जिसकी पेंशन बढ़िया तरीके से दूसरे तरीके से होती थी, उसको लेग पुल करके अपने बराबर ले आए। अगर हम ऊपर नहीं उठ पाए तो इनको नीचे खींच लो, ये काम किया। इसका प्रूफ 6th पे कमीशन में कहां दर्ज है मैं आपको दे दूंगा। और अगर ये कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है आप डिसाइड कर लीजिएगा, या आपके व्यूअर डिसाइड कर ले। मेरे को, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोलता कॉन्स्पिरेसी है, आप डिसाइड कर लेना। अदरवाइज लेट द जो आपके व्यूअर्स हैं, लेट देम डिसाइड कि ये कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है, ठीक है ना। सो अब मुद्दा ये आता है कि जो JCOR की पेंशन ऐसे होती क्यों थी, JCOR की पेंशन मैक्सिमम स्केल पे क्यों होती थी। JCOR की पेंशन मैक्सिमम स्केल पे होने का रीजन था कि डिफेंस फोर्सेस को फाइटिंग फिट रखना। क्योंकि आप एक चीज समझिए, 50 साल का बंदा, 55 साल का बंदा पहाड़ी के ऊपर उतनी तेजी से चढ़ जाएगा जितनी तेजी से 20 साल का 25 साल का बंदा चढ़ करके लड़ाई लड़ लेगा। सो यू नीड फाइटिंग फिट फोर्स। उसके लिए क्या था, आज भी है, था नहीं आज भी है, कि हर रैंक की JCOR, ऑफिसर्स की नहीं, JCOR की लेंथ ऑफ सर्विस डिसाइडेड है। जैसे कि सिपाही है, उसको 19 साल में घर भेज दिया जाएगा। अब 17 साल में वो भर्ती होता है, 17-18 में, 19 साल में अगर उसे घर भेज दिया तो कितनी एज होगी उसकी, 37 साल। ऐसे ही नायक है, वो 22 से 24 साल नौकरी कर सकता है, तो उसकी उम्र क्या होगी, 40-42 साल। ऐसे ही हवलदार 24 से 26 साल नौकरी कर सकता है, उसके बाद नौकरी नहीं कर सकता, उसकी उम्र कितनी होगी, 42-44 साल। ऐसे ही जो नायब सूबेदार है वो कितनी नौकरी कर सकता है, वो 28 साल नौकरी कर सकता है मैक्सिमम, तो उसकी उम्र क्या होगी, 44-46 साल। सूबेदार मेजर, आप तो इन लोगों को, क्योंकि JCOs एंड OR जल्दी रिटायर होते थे, और सिविलियंस 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं। आपको पता है मैं कब रिटायर हुआ, मैं 20 साल की नौकरी करके आया, 37 ईयर्स एज थी। और अगर कितने साल तक, 60 साल तक अगर नौकरी करनी तो 23 इंक्रीमेंट्स मेरे को और मिलेंगे जो मेरे को सरकार ने दिए नहीं। तो वो 23 इंक्रीमेंट्स जो कि नहीं मिले, उसको कंपनसेट करने के लिए जो हवलदार की रैंक का मैक्सिमम पे स्केल था, उसके लिए पेंशन इस तरह से फिक्स होती थी, और उसको 6th पे कमीशन में हटा दिया। और किसी भी ऑफिसर ने या किसी भी डिफेंस की मिनिस्ट्री के अंदर जो बैठे लोग थे, उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया कि भी ये चीज इन पे लागू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सर्विस कंडीशन तो चेंज नहीं हुई ना। अरे मैं केवल अफसर्स को नहीं, अरे साहब मैंने कहा केवल अफसर्स को ब्लेम किया, मैंने कहा कि क्योंकि अफसर हमारे रहनुमा है, उनको ये मुद्दा सरकार के साथ उठाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, वो आप डिसाइड करें। नहीं चाहिए था क्या उठाना, ओहो नहीं, सरकार को कैसे, अगर मान लो आपके बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, आप करोगे कि नहीं करोगे, अपने बच्चे के लिए आप अपनी रिप्रेजेंटेशन करोगे कि नहीं करोगे। हम भी यही कह रहे हैं। सो डिफेंस में जो, अब डिफेंस को अगर मैं कहूँ तो डिफेंस में कौन करेगा, ऑफिसर्स करेंगे।
ठीक है। जेसीओ डायरेक्ट चिट्ठी नहीं लिख सकता एमओडी को, या ओआर डायरेक्ट चिट्ठी नहीं लिख सकता एमओडी को, उसके लिए प्रॉपर चैनल है जो कि ऑफिसर्स के थ्रू जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा जो एमओडी के अंदर बैठे लोग हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। और तीसरी बात, अब आपने कहा कि सरकार जिम्मेवार। अजी साहब, मैं आपको फिर से, आपने मेरे को ना वो लगा देते हो। मेरे पास कम से कम 30 से 40 हज़ार पेज है जो कि मैंने आरटीआई में एमओडी की फाइलों से मंगवाए हुए हैं। उसके अंदर मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, आई विल सप्लाई। मैं जो जो बात बोलूंगा मैं उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा। आज बात 2008 की है, जब 6 पे कमीशन आया था, तो उस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे AK एंटनी। AK एंटनी ने एमओडी की फाइल के अंदर दर्ज है ये बात, कहा कि जो 6 पे कमीशन के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ओआरस के लिए ओवर एंड अबव होंगे, जो ऑलरेडी हम उनको दे चुके हैं उनके ऊपर देने हैं। ये AK एंटनी ने बोला। और एक तो डिफेंस की मिनिस्ट्री में बैठे लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा जी एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी बन गई, एमओडी उससे आरएम से परमिशन ली, कमेटी बनाई, और कमेटी बना करके जो अपना पे कमीशन ने बोला था उसको तोड़ मरोड़ करके इंप्लीमेंट कर दिया, और दोबारा वो फाइल आरएम को दिखाई नहीं। और अगर वो आरएम को दोबारा फाइल दिखाते तो हो सकता है आरएम कहता है ये क्या किया। इस तरह से भी होता है। ये जेसीओ ओआर के साथ जातियां एक एंड पे नहीं, हर एंड पे हो रही है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जेसीओ ओआर संगठित नहीं है। जेसीओ ओआर की मिनिस्ट्री तक कोई पहुंच नहीं है। आपको शायद वो तो कर नहीं सकते, वो तो यही अरे यही तो अरे यही तो रोना है, यही तो रोना है। देखिए ना, अब वो कह रहा है कि आप एक चीज समझिए, हम डिफेंस के अंदर तो कर ही नहीं सकते, इवन डिफेंस के बाहर जब आते हैं तो भी बहुत सारे लोग अपना अलग अलग बाउंसरी पे जाते हैं। एनीवे, उसको उस मुद्दे पे नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या है कि भेदभाव तो हमारे साथ हुआ है। और मैं, हाँ, जिस बात पे आ रहा था, आपको शायद नहीं पता होगा कि जो यूएस आर्मी है उसके अंदर एक अपना सार्जेंट मेजर करके कोई रैंक होता है, समथिंग लाइक दैट, जो कि हवलदार के बराबर होता है, और वो ओआरए होता है। लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो जो चीफ है उसके नेक्स्ट होती है। और हर मीटिंग के अंदर उसको बिठाया जाता है, उससे पूछा जाता है भाई तू बता तेरे ओआरस के लिए क्या किया जाए। और इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंडिया में जेसीओज एंड ओआर को कोई पूछता नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन है। जब आप फिर भी बात, अरे अजी जड़ से हमें तो मालूम है जड़ क्या है। जड़ दो है। एक तो जो पुराने कानून हैं जो कि 1947 से पहले के बने हुए, जिनके बेसिस पे आज भी इंडियन आर्मी चल रही है, उन कानूनों के अंदर सुधार करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं, जो एमओडी के अंदर बैठे लोग हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, इन सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी जेसीओआर के लिए। इनको हमारे दर्द समझने पड़ेंगे। इनको हमारे दे नीड टू वॉक इन टू आवर शूज टू अंडरस्टैंड दैट वेयर द शू इज पिंचिंग द मोस्ट। अरे साहब, अजी साहब, मैंने अभी आपको बताया ना, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये इस तरह से दो। आईएएस अफसर ने दिया? नहीं दिया ना। मैं आपको अरे साहब, फिर भी बात ऐसा है। डिफेंस की गलतियां देखो आप, मैंने क्या बोला, मैं 3 लोगों को ब्लेम करता हूं। डिफेंस के ऑफिसर्स को,
जो एमओडी के अंदर लोग बैठे हैं उनको, ठीक है, और साथ में पॉलिटिकल लीडर्स को। अब मैंने किसी एक को ब्लेम नहीं किया, और ये तीनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। दे जस्ट कांट रन एस्केप, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज देयर ड्यूटी। अगर मैं फिर उसी मुद्दे पे आ जाऊंगा। 7th पे कमीशन ने अगर अफसर्स के साथ कुछ गलत किया तो सारे के सारे अफसर झंडा लेकर के खड़े होंगे। फिर उस समय कोई अपना ये नहीं आया कि यूनियन बाजी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। राशन मनी काटी, इनका राशन काट करके कहा कि आपको पैसे देंगे 97 रुपीज़, ठीक है। JCO को भी 97 रुपीज़ मिलते हैं राशन के। जब इनको कहा कि तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम्हें केवल पैसे मिलेंगे, JCO को राशन नहीं मिलता। आपको पता है ये बात? JCO को पैसे मिलते हैं। जब इनसे कहा गया तुम्हें भी राशन नहीं मिलेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो दर्द हुआ। ऐसे चुटकियों में सारा चेंज हो गया। अपना ऑर्डर चेंज करवा लिया। डिसेबिलिटी पेंशन जब कहा गया स्लैब वाइज देंगे, 30% नहीं देंगे, हैं, तो क्या हुआ? चेंज हो गया। आप ऐसे मत कहिए। और जो JCO के साथ गलत हुआ उसको बात ही नहीं, उसका मुद्दा कौन उठाएगा सरकार के पास में जाकर के? जब वो अपना मुद्दा लेकर के सरकार के पास जा सकते हैं, तो क्या हमारा मुद्दा लेकर के नहीं जाना चाहिए? हमारा मुद्दा लेकर के सरकार के पास कौन जाएगा? हमारे सरप्रस्त कौन है? हमारे सीनियर्स कौन है? डिफेंस के अंदर हम डायरेक्ट तो MOD के पास जा नहीं सकते, हमें जाना तो थ्रू प्रॉपर चैनल है, और प्रॉपर चैनल में वो बैठे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगना चाहिए? मैं तो तीनों को ब्लेम करूंगा। मिल हेलो डिस्टर्बेंस था बीच में ऑडियो में। अब ठीक है? ओके। देखिए, ऐसा है कि 2019 का जो OROP ड्यू था, OROP 2 जिसे बोला जाता है, वो अभी तक मिला नहीं, और मिलेगा भी नहीं। ऐसे चलो एक छोटा सा चुटकुला है, वैसे इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। मैं मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद हमेशा उन्हीं को वोट किया हूँ, लेकिन ऐसे ही चलते रहते ना, मीम चलते हैं। तो एक मीम था, तो मोदी जी से एक फौजी ने पूछा कि साहब हमें OROP 2 कब मिलेगा? कहते क्या? वो कहते जुलाई 2019 में आपने कहा था कि हम आपको देंगे। कहते मैंने कब कहा? कहते जी आपके मिनिस्टर ने कहा था, डिफेंस मिनिस्टर जो थे 2015 में, एक अपना मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद 2019 में देंगे। और तब जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने भी कहा था कि 2019 में हम फिर इनकी रिवीजन करेंगे। तो कहते जाओ फिर उनसे ले लो। मजाक है इसको तो नहीं वो, लेकिन अब मुद्दा आता है कि ये मिला क्यों नहीं। आपने जो क्वेश्चन किया, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं, मिला क्यों नहीं। लेकिन उस पे आने से पहले मैंने आपको जैसे बताया ना कि डिफेंस के जो JCO है, उनकी एक एज सेट है, सर्विस सेट है कि उतनी सर्विस के बाद उनको रिटायर कर देते हैं। अब जो डिफेंस के ऑफिसर है, आपने बीच में बात कट गई, तो डिफेंस के ऑफिसर्स की एज क्या है आपको पता है? बताता हूँ, चलो सुन लीजिए। डिफेंस के जो कर्नल तक के रैंक के अफसर हैं, वो सारे के सारे 57 ईयर्स की तक नौकरी कर सकते हैं। 57। सिविलियन की डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? 60 साल। इनकी 57। कितनी इंक्रीमेंट कम मिली? 3 ही तो कम मिली। ब्रिगेडियर 58 ईयर्स, कितनी इंक्रीमेंट कम मिली? 2। मेजर जनरल 59 ईयर्स, कितनी इंक्रीमेंट कम मिली? 1। और लेफ्टिनेंट जनरल 60 ईयर्स। अब मेरे को ये बताओ कि एक तरफ तो एक आदमी रिटायर हो रहा है एट द एज ऑफ 35, 37, 40, 42, 45, जिसने 20 से 20-22 इंक्रीमेंट कम मिली या 15 इंक्रीमेंट कम मिली। तो उनका जो OROP का फार्मूला है,
और जो लोग जिनकी सिर्फ 3 इंक्रीमेंट कम मिली है उनका ओआरओपी का फार्मूला सेम होना चाहिए क्या? ओआरओपी का फार्मूला डिफरेंट नहीं होना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसके कारण हुआ क्या? अब इसके कारण आपने कहा कि ओआरओपी 2 नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, और मेरे को संभावना भी नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जितने भी जेसीओ है जो कि 7th पे कमीशन में रिटायर हो रहे हैं और 2016 के बाद आज तक जो रिटायर हुए हैं, उन लोगों की पेंशन जो 2005 में रिटायर होके आए थे उनसे 5,000 रुपये कम है। शॉकिंग बता रहा हूं, प्रूफ दे सकता हूं। आज जो जेसीओ रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन 2005 में जो लोग रिटायर हुए थे या 96 से पहले रिटायर हुए थे उनकी पेंशन से 4-4, 5-5 हजार रुपया कम है। अरे सुनिए तो अब कहा क्या? इन्होंने कहा कि 2019 में हम ओआरओपी 2 देंगे। ओआरओपी 2 देने का फार्मूला क्या है कि जो 2018 में रिटायर होंगे तो उनकी पे का मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज निकाल करके वो पुराने लोगों को देंगे। अरे भाई, पुराने लोग तो ऑलरेडी ज्यादा ले रहे, नया ऑलरेडी 5,000 कम ले रहा है, तो देंगे क्या? अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन वही है कि हमारी पेंशन पहले मैक्सिमम पे स्केल पे होती थी, अब उठा करके कर दी लास्ट पे। हमें पहले पेंशन मिलती 70%, 68%, अब आपने कर दी 50%। जो नया बंदा आ रहा है उसकी पेंशन तो अपने आप ही कम होनी है। अजय वो ऐसा है, वाजपेयी जी के समय पे जो बंद हुई वो अदर देन डिफेंस हुई और अभी भी वो लोग रिटायर नहीं हुए। 2004 के बाद जो लोग आए हैं सिविलियन, तो वो 2024 के बाद रिटायर होंगे ना। अभी तो उनमें से कोई रिटायर भी नहीं हुआ। हालांकि लेट अस उस मुद्दे को नहीं आप डिस्कस करें। और अगर डिस्कस करना है ना सिविलियंस की, आपको पता है सिविलियंस को भी ओआरओपी मिली है। आज अच्छा, सिविलियंस को नहीं मिला? अरे अजी साहब, वही तो रोना है कि सिविलियंस क्या करता है। जो एमओडी के अंदर जो आईएएस बैठे हैं वो किस तरह से खेल खेलते हैं सरकार को भी नहीं पता लगता। सरकार के नीचे से कब चीज निकाल करके ले जाते हैं सरकार को पता भी नहीं लगता। अब मैं चलो आपको बताता हूँ। लेटर है, आप लेटर नंबर मैं बोल देता हूँ और आपको मैं एक कॉपी सप्लाई करूंगा इसकी। DOPPW, डिफेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इसका लेटर है 38/37/2016 P&PW विद इन ब्रैकेट A, डेटेड 12 मई 2017। उसके अंदर 7th पे कमीशन ने सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि अदर देन डिफेंस फोर्सेस थे उन सबको ओआरओपी दे दिया। सिविलियंस ने एक दिन धरना नहीं दिया, सिविलियंस ने डिमांड किसी के सामने आने नहीं दी, पे कमीशन के सामने अपनी डिमांड रखी और उससे वो मनवा ली। आपको लेटर चाहिए, मैं लेटर दे दूंगा। और इसमें जेसीओ ओआर को फिर नहीं कुछ दिया, क्योंकि इसमें कह दिया कि आपकी लास्ट बेसिक पे ड्रॉन के हिसाब से आपको हम पेंशन फिक्स करेंगे। जेसीओ ओआर के लिए भी ऐसा लेटर निकाला, लेकिन जो 2005 से पहले के रिटायर्ड है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना करके पोस्ट करी थी यूट्यूब के ऊपर कि अगर 2005 से पहले के रिटायर्ड एक बंदे को, डिफेंस पर्सनल जो कि जेसीओ ओआर हो, अगर उसको इस लेटर के साथ पे 1 रुपये का बेनिफिट हुआ हो तो मेरे को वो पीपीओ दिखा देना, उस 1 रुपये के बदले 1 लाख रुपया दूंगा। अजी ये जुमला कह लो, आप हमारे साथ मजाक कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन चक्कर ये है, देखिए आप इस बात को समझिए कि जो ORP 1 आया था उसके अंदर भी जब जेसीओ OR की पेंशन को
इन्होंने ऑफिसर्स की पेंशन के हिसाब से करना शुरू कर दिया कि जो ऑफिसर के लिए ओआरओपी का फार्मूला है वही फार्मूला जेसीएस ओआर के लिए रहेगा। ये सबसे बड़ा बैक स्टैबिंग थी। ये ओआरओपी अजी ऐसा है, डिफेंस के मुद्दे तो आजकल बनते ही राजनीति है, ठीक है ना, क्योंकि वोट है। कम से कम 25-30 लाख जो अपना एक्स सर्विसमैन है, अगर एक घर में 4 से 5 वोट लगा लो तो करोड़ 1 करोड़ से ऊपर की वोट है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अननेसेसरली किसी कंट्रोवर्सी में इसको नहीं क्रिएट करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आप देखिए ऐसा है जिंद्रा जी, आप एक न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप एंकर हैं, आप कृपया करके अपने वर्ड्स मेरे मुंह में मत डालिए। वो मैं वो मैं अलाउ नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ, सॉरी। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं मैं वो अरे देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ओआरओपी 1 दिया, ओआरओपी 1 जो दिया उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। और उसके बाद जो मैं एलिगेशन लगाऊंगा आज की मौजूदा सरकार के ऊपर, वो वो क्या लगाऊंगा कि ओआरओपी 1 जब लागू किया तो इन्होंने जेसीएस ओआर की रिप्रेजेंटेशंस को नहीं बुलाया और उनसे कोई उनकी राय नहीं जानने की कोशिश करी। ये एक सबसे बड़ी कमी रही। दूसरा, इन्होंने जेसीएस से ये भी फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करी कि क्या आप इस स्ट्रक्चर से खुश हो या नहीं हो। ये दूसरी एलिगेशन मैं मौजूदा सरकार के ऊपर लगाऊंगा। तीसरी, इन्होंने एक वन मेंबर जुडिशियल बिठाया था, या आई थिंक चीफ जस्टिस रेड्डी थे, ठीक है, रेड्डी थे, और उनको बैठा दिया कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझो और हमें रिपोर्ट दो। वो एक आई वॉश था और उन्होंने 2016 की रिपोर्ट सबमिट करी हुई है और उसके ऊपर सरकार ने उसको लागू तो क्या करना, उस रिपोर्ट को आज तक पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करा कि उन्होंने उसमें अंदर लिखा क्या। ये मेरी अगली नेक्स्ट एलिगेशन है सरकार के ऊपर कि कम से कम हमें तो बताओ उस जस्टिस रेड्डी ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, आपने उसको कब लागू करना है वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन कम से कम हमें बता तो दो उसने कहा क्या है। वो आपको भी पता है, ऐसा है। वो लड्डू तो खिला दिया लेकिन जेब में कुछ नहीं आया। जेब में किन के आया सुन लीजिए, जेब में किन के आया, ऑफिसर्स के। उनकी पेंशन 23% 40% बढ़ी। और जो जेसीएस है, मैंने एक वीडियो डाली थी, ऐसे भी जेसीएस थे ओआरओपी में जिनको 72 रुपये पेंशन बढ़ी, 72 रुपीज। 1%, 2%, 4%, 5% ऐसे पेंशन्स बढ़ी। सो सरकार 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 को ये बातें समझनी पड़ेंगी और कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठा बंदा नहीं बताएगा। जो अपना डिफेंस के जो पे कमीशन सेल है वो भी नहीं बताएगा।
उनको हमारे जैसे एक्टिविस्ट को बुलाना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई है क्या, क्यों आप लोग शोर मचाए जा रहे हो, क्यों आप लोग रो रहे हो, आप हमारा दर्द तो सुनो। ऐसा है अभी तो, ऐसा है कि हम ऑलरेडी देखिए OROP के ऊपर तो जनरल सतवीर ऑलरेडी वहाँ पर गए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं जस्ट एक क्रेडिबिलिटी, एक तमगा अपने उसमें लगाने के लिए, या जस्ट पुट ए फेदर इन माय कैप, कि नहीं भी मैं भी जा कर के सुप्रीम कोर्ट में एक इसके ऊपर पटिशन लगा दूं, उसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम ऑलरेडी। हम्म। ये 2015 की आप बात कर रहे हैं, 2019 की बात नहीं कर रहे। नहीं, सरकार के खिलाफ हमने बहुत सारे प्रदर्शन करे हैं, हमने बहुत सारी मूवमेंट्स करी हैं, हमने बाघा बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया है, ठीक है ना। हमने हमने जंतर मंतरों के ऊपर बहुत सारे प्रदर्शन करे हैं, हमने रैलियां करी हैं, वो सब कुछ किया है। डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी, आपको ठीक आ रही? अच्छा, वो आप देखिए, हम अपने मुद्दे उठाते रहेंगे और साथ में हमने कोर्ट केस किए हुए हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, और हाई कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और कुछ में हम AFT के अंदर है। सो ये तो चलते रहेंगे। जहाँ तक देखिए, एक मैं कहता हूँ कि हर बंदा पॉलिटिकल बंदा है, कोई भी बंदा किसी किसी पॉलिटिकल ग्रुप को ऐसा नहीं कह सकता मैं नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, क्योंकि बाय बैक एंड में आप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं, या उसकी विचारधारा से आप सहमत होते हैं, ठीक है ना। सो लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जा अरे मैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैं सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मुद्दे नहीं उठाऊंगा, लेकिन जहां पर सरकार JCOR के साथ गलत करेगी तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, फिर चाहे नरेंद्र मोदी जी सामने हो या कोई और हो, या कांग्रेस हो या कोई और हो, हम अपने मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल देखिए मेरे ख्याल में तो अभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। वो गलतफहमी उनको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जो पेंशन, जो नए लोग आ रहे हैं उनकी पेंशन ऑलरेडी पुराने लोगों से कम है, तो देंगे क्या। अजी ऐसा है, अगले पे मिशन तो अभी बहुत दूर है, पहले तो इसी पे मिशन की समस्याएं हल हो जाए। आपको 7th पे मिशन में, 6th पे मिशन में एक्चुअली क्या है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। एक 6th पे मिशन में चैप्टर था, चैप्टर 6.2 था, मेरे को ध्यान नहीं है। एनीवे उसमें बता देता हूँ कि डिफेंस को CA-MP में कन्वर्ट करने का था, कि ये कुछ समय नौकरी करेंगे डिफेंस में, उसके बाद उनको CA-MP में अपना ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके कारण ये पेंशन को काटा गया था और उसको आज तक लागू नहीं किया। हाँ, 7th,
ऐसा ओ मैं मैं आपको बताऊं, OROP सारे सिविलियंस को मिला है, जेसी अपना जेसी उद्वार को नहीं मिला। हाँ, सेवंथ पे कमीशन हमें मिला, लेकिन सेवंथ पे कमीशन के अंदर सिविलियंस को OROP मिला। सिविलियंस को जेलस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।